हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 23 इंग्लिश की। क्लास 9 सबसे पहले आप अपना नाम और अपना टीचर्स नेम ज़रूर मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वर्कशीट क्या है। आज की वर्कशीट में है कि डियर स्टूडेंट्स, इट मस्ट हैव बीन सो मच फन डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट कैरेक्टर इन द लास्ट वर्कशीट। लास्ट वर्कशीट जो आपको मिली थी उसमें बोला गया कि आपने जो अपना फेवरेट कैरेक्टर था उसको डिस्क्राइब किया था और वो बहुत मज़ेदार था। इन दिस वर्कशीट वी विल रिवाइज हाउ टू राइट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसमें आपको बोला है कि हम डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखेंगे, इस वर्कशीट में हम ये रिवाइज करेंगे। ओके, उसके बाद आपको बोला है वी यूजली डिस्क्राइब पीपल इन 3 वेज। हम किसी भी इंसान को 3 तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। अब वो 3 तरीके क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। वो है फिजिकल अपीयरेंस फर्स्ट, सेकंड है पर्सनैलिटी एंड थर्ड वन इज फीलिंग्स एंड इमोशंस। हम किसी भी इंसान को जब डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं, तो हम उसे 3 तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और वो तीनों क्या हैं? फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी एंड फीलिंग एंड इमोशंस। अब फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है वो हम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नीचे आपको एक बॉक्स शो कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको ये तीनों चीज़ें समझाई गई हैं। तो उससे पहले आपको एक और लाइन दी गई है, पहले उसे रीड कर लेते हैं। वो क्या है? बोला गया है कि let us revise some of the ideas and words we can use for each of these categories। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी हमें दी गई है नीचे तीनों, हमें इन तीनों ही कैटेगरी को देखना है और समझना है कि फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी और फीलिंग्स एंड इमोशंस जो है, इससे हम किसी इंसान को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अगर हमें किसी भी इंसान के बारे में कुछ बताना है तो हम उसे उसके बारे में जब भी बताएंगे तो 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में बताएंगे। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहले होता है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है? इसमें हम बताते हैं कि वो इंसान फिजिकली कैसे दिखता है। ठीक है, उसके आईज का कलर क्या है, उसके बाल कैसे हैं, उसका स्किन टोन कैसा है। ठीक है, उसकी हाइट क्या है, हाई और बिल्ड कैसे है, स्ट्रक्चर ऑफ फेस। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि वो कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, उसकी होल जो पर्सनैलिटी है दिखने में कैसी है। यहाँ पे सिर्फ इसकी बात होती है कि फिजिकल अपीयरेंस में वो दिखता कैसा है। टाइप्स ऑफ क्लॉथ, ठीक है, आप यहाँ बोल सकते हैं कि वो कैसे कपड़े पहनता है, उसकी हाइट क्या है, वो दिखता कैसे है, उसका कलर क्या है। मतलब ऑल ओवर आप कह सकते हैं कि वो फिजिकली दिखता कैसा है, तो इसीलिए हम इसे फिजिकल अपीयरेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है? आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, पर पर्सनैलिटी होती क्या है ये भी समझना ज़रूरी है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है टेम्परामेंट, फॉर एग्जाम्पल काम। ठीक है, जैसे इंसान का व्यवहार कैसा है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, ये आप कह सकते हैं कि हम बोलते हैं ना ये इंसान नेचर में बहुत अच्छा है, ये इंसान नेचर में जो है बहुत शांत है, उसी को हम कहते हैं टेम्परामेंट। ठीक है, और वो किस में आ जाता है? आपकी पर्सनैलिटी में, कि आप शांत व्यवहार के हैं, उग्र व्यवहार के हैं। मतलब गुस्सा जल्दी आता है, कम आता है, ज़्यादा आता है, या फिर आप जो है बहुत प्यार से लोगों से बात करते हैं। ठीक है, जल्दी गुस्सा नहीं करते, तो ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये यहाँ पे दूसरे पॉइंट में दिया गया कि एटीट्यूड पॉजिटिव है, फ्रेंडली है, चेयरफुल है, ब्रेव, एम्बिशियस, पैशनेट, साइंटिफिक या ट्रेडिशनल। इन सब का मतलब क्या है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कितने पॉजिटिव हैं, कितने हर चीज़ को बुरा मानने की जगह उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये कह सकते हैं कि वो लड़की जो है उसने ये काम अच्छे से नहीं किया, लेकिन हम चाहें तो उसमें पॉजिटिविटी देख सकते हैं कि कम से कम उसने काम करने की कोशिश तो की, क्या पता वो धीरे धीरे अपने आप को और क्या कर ले, अच्छा कर ले अपने काम में। ठीक है, अगर वो पढ़ाई नहीं करती तो कोई रीज़न होगा कि वो नहीं पढ़ती, तो हम पॉजिटिवली भी इसे ऐसे ले सकते हैं, है ना। तो ये हर चीज़ को पॉजिटिव लेने का तरीका है। तो वो आपके एटीट्यूड में अगर है, आपकी पर्सनैलिटी में है, तो आप एक अच्छे इंसान कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब कि हर किसी से बहुत अच्छे से आप फ्रेंडली हो जाते हैं। ठीक है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। ठीक है,
एक दोस्त की तरह बन जाते हैं। चेयरफुल मतलब हर चीज़ में अपने आप को क्या जैसे ज़िंदगी ढूंढना, हर चीज़ से दुखी होने की जगह खुश रहना, ठीक है। उसके बाद है ब्रेव। तो ब्रेवरी का मतलब होता है वीर, कितना वीर है, ठीक है कोई भी। उसके बाद है एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब किसी चीज़ को करने की लालसा, किसी चीज़ को करने की इच्छा कि हाँ मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है और मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, अपना गोल प्राप्त करने के लिए मैं अपनी पूरी मेहनत क्या लगा दूंगा। तो किसी चीज़ का उसको क्या होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, ठीक है, उसी को हम लालसा कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही पैशनेट भी ऐसा ही है कि पैशनेट आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो किसी भी काम को, तो आप उसमें पूरी अपनी जो मेहनत है, अपना जितना भी आपका आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है, उन सबको एक साइड में रखिए, सिर्फ आप अपने पैशन से उस काम को करते हैं कि बस मुझे ये काम पूरा करना है अपना अच्छे से, मुझे अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है, तो वैसे, ठीक है। साइंटिफिक मतलब कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ को साइंटिफिकली सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो मतलब कोई साइंटिस्ट आपने देखा होगा कि वो टेक्नोलॉजी और क्या कहते हैं ना जाने किन किन चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो वो वैसे सोचने की कोशिश करते हैं। किसी किसी की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखता है, ठीक है। देन ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक रूप से। तो ये जिन चीज़ों जिनके एटीट्यूड में ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है, वो उसकी पर्सनैलिटी में आती हैं। उसके बाद है नेचर। नेचर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको दे रखा है कि नेचर कैसा, फ्रेंडली, मिजरली, टॉकेटिव, ठीक है, दोस्ताना है या बातूनी है, इस टाइप का, ओके। उसके बाद है कि आपको यहाँ पे कुछ और भी दे रखे हैं जैसे इंटरेस्ट्स, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि किसी का इंटरेस्ट भी होता है, वो भी उसकी पर्सनैलिटी में आता है, ठीक है। जैसे हो गया बिब्लोफाइल, ठीक है, मतलब बुक लवर। उसके बाद है परसूशनिस्ट और उसके बाद है गिटारिस्ट। तो जो बिब्लोफिल होते हैं, ठीक है, बिब्लोफाइल वो क्या कौन लोग होते हैं जिन्हें किताबें बहुत पसंद होती हैं, मतलब किताबें पढ़ते हैं, जगह जगह से नई नई किताबें सर्च करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। और जो परसूशनिस्ट होते हैं वो कौन होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के जो म्यूज़िक होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका उन्हें बहुत शौक होता है प्ले करने का, सुनने का। और जो गिटारिस्ट होते हैं वो तो आपको पता ही है कि गिटार क्या करते हैं। गिटारिस्ट क्या है, गिटार से ही निकला हुआ वर्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, जिनको गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है, प्ले करना अच्छा लगता है और उसको सुनना भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट, एटीट्यूड और जो आपका टेम्परामेंट होता है, ठीक है, टेम्परामेंट, एटीट्यूड, नेचर, इंटरेस्ट, ये चारों चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में आती हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है फीलिंग्स एंड इमोशंस। फीलिंग्स एंड इमोशन क्या होता है कि हैप्पी हैं आप, सैड हैं, एंग्री हैं, क्वाइट है, मतलब गुस्से में हैं, खुश हैं, दुखी हैं, जो भी हैं आप, ये सब आपकी फीलिंग्स और इमोशंस में आ जाता है, ठीक है, कि आप जो है वो कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और कैसा आप दिखा रहे हैं अपने आप को, वो इसमें आ जाता है कि आप किसी भी सिचुएशन को लेके क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, क्या आपके इमोशंस हैं। उसके बाद आपको सेकंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको सेकंड जो बॉक्स है उसमें दे रखा है कि हार्ट, हर्ट, अपसेट या विपी। आपको मतलब आपकी दुखी हैं किसी चीज़ को लेके या नाराज़ हैं या फिर आपको रोने का मन करे, ये भी आपके इमोशंस में ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है कन्फ्यूज्ड, अनहैप्पी, इन इंडेसिव या अनसर्टेन, ठीक है, ये सब भी आपके इमोशन में ही आ जाता है कि आप कंफ्यूज हैं, अनहैप्पी हैं क्या, या फिर कुछ होगा कि नहीं होगा उस चीज़ को लेके आपको नहीं पता, ठीक है, आप कंफ्यूज है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फीलिंग्स में आ जाती हैं जहाँ आप किसी चीज़ को महसूस कर रहे होते हैं। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है आपको पता चल गया होगा। फिजिकल अपीयरेंस कि आप दिखते कैसे हैं, ठीक है, सिर्फ दिखते कैसे हैं आप, इसकी बात होती है, ठीक है, आप बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं और आप दिखते कैसे हैं, ये सब फिजिकल अपीयरेंस। पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि आप कैसे, आपका जो नेचर है वो कैसा है, आपके इंटरेस्ट क्या है, एटीट्यूड क्या है, टेम्परामेंट क्या है, ये चारों चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। और फीलिंग इमोशन मतलब आप कितनी जल्दी दुखी हो जाते हैं, कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं, कितनी जल्दी आप जो है अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना जानते हैं और कितना छुपा सकते हैं, ये सब फीलिंग और इमोशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक इंसान को जब डिस्क्राइब करना हो तो हम इन तीनों चीज़ों के बारे में हमेशा बताते हैं, ठीक है। उसके बाद है यू ऑल हैव रीड अबाउट एवेनली ग्लेनन लास्ट वीक, यू हैव ऑल्सो
डन 2 असाइनमेंट्स ऑन हर, आपने उनके ऊपर 2 असाइनमेंट ऑलरेडी किए हैं और इनके बारे में आपने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। उससे जुड़े हुए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आपने किए थे। और उसके बाद आपको बोला है सेकेंड लाइन में, एज अ पार्ट ऑफ योर वर्कशीट on describing people, describe Evanly Glennon in the space given below। आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको बोला गया है कि नीचे आपको ये स्पेस दिया है, इस स्पेस में आपको डिस्क्राइब करना है इन्हें, ठीक है। और क्यों डिस्क्राइब करना है और कैसे डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब क्यों करना है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा कि आप कभी भी अगर आपको बोला जाए कि किसी इंसान को डिस्क्राइब करो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है, डिस्क्राइबिंग पीपल। और हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है इनको, तो इसे हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ठीक है, कि वो कैसी थी और उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें हम उनके बारे में जानेंगे। अब डिस्क्राइबिंग पीपल अगर कोई बोले आपको, तो आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा आपको उसका समझ लो कैरेक्टर स्केच ही लिखना है। आपको 2 क्वेश्चन अगर पेपर में 2 तरीके से दिए जा सकते हैं, एक ही क्वेश्चन कि डिस्क्राइबिंग पीपल और कैरेक्टर स्केच ऑफ अ पीपल, ठीक है, मतलब उस इंसान का नाम दे दिया जाए और बोला जाए इस इंसान को डिस्क्राइब करो या उसका कैरेक्टर स्केच लिखो, तो दोनों जगह आपको एक ही काम करना है, ठीक है। ओके, तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो देख लेते हैं कि हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है, हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप कभी भी किसी को डिस्क्राइब करें तो एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि कभी भी आप किसी चैप्टर का आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है और चैप्टर में आपको बताया गया है कि बॉन्ड कब हुआ था वो इंसान, ठीक है, जिसका भी आप कैरेक्टर स्केच बता रहे हैं, और वो क्या उसका प्रोफेशन है, वो कहाँ का है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसके बारे में बताएंगे कि उसने कैसे स्ट्रगल किया, उसकी लाइफ में उसने क्या किया और उसकी लाइफ कैसे है, ठीक है, उसके इमोशंस और उसकी बाकी चीज़ें आप बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, एवेनली एलिजाबेथ एन ग्लेनी, born 1965, is an acclaimed percussionist from Aberdeenshire in Scotland। जो एवेनली एलिजाबेथ एन ग्लेनिन है उनका पूरा नाम, ठीक है, वो कब जन्मी थी, 1965, और वो एक परसूशनिस्ट थी, ठीक है। और वो कहाँ की रहने वाली है, स्कॉटलैंड की, जो कि हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है सेकेंड लाइन में कि शी लर्न टू हियर द म्यूज़िक बाय सेंसिंग इट, ठीक है, वो म्यूज़िक को सेंस करती थी, महसूस करती थी, ठीक है, किसी भी म्यूज़िक को वो क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, इसीलिए वो हर म्यूज़िक को सेंस करके कि जैसे आप आंखें बंद कर ले, ठीक है, और कानों को बंद कर ले और उसके बाद कोई म्यूज़िक प्ले हो रहा है तो आप उसे महसूस करने की कोशिश करें, तो वो भी जो है ये ही करती थी, ठीक है, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी इसीलिए उसे सेंस करती थी, महसूस करने की कोशिश करती थी। ओके, शी वॉज अ गर्ल ऑफ शाई नेचर, वो नेचर में कैसी थी, शाई थी, थोड़ी शर्मीली थी, ठीक है, जैसे आम तौर पर होते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद है, शी स्टार्टेड लूजिंग हर हियरिंग कैपेबिलिटी सिंस शी वॉज 8, और जब वो 8 साल की थी तो ही वो धीरे धीरे अपनी सुनने की जो क्षमता थी उसे क्या कर चुकी थी, लूज कर चुकी थी। एंड फर्स्ट टाइम हर हियरिंग डिसेबिलिटी वॉज नोटिस्ड बाय हर मदर, और पहली बार उनकी जो हियरिंग डिसेबिलिटी थी वो उनकी माँ के द्वारा क्या की गई, नोटिस की गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो क्या करी थी, म्यूज़िक प्ले करी थी शायद, और उन्होंने उनकी माँ की आवाज़ नहीं सुनी, ठीक है, वो उन्हें बुला रही थी बट उन्होंने नहीं सुनी तो उन्हें पता चला। एट द एज ऑफ 11 हर डिसेबिलिटी वॉज डिस्कवर्ड एट स्कूल, और जब वो 11 साल की हुई तो उनके स्कूल में ये बात पता चली सबको कि वो सुन नहीं सकती। ओके, द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड इट टू बी ड्यू टू ग्रेजुअल नर्व डैमेज। ओके, तो डॉक्टर ने बताया कि उनका जो नर्व है, ठीक है, हमारे बॉडी में नर्व सिस्टम होता है, वो डैमेज हो चुका है जिसकी वजह से वो सुन नहीं सकती, ठीक है। तो जो उनकी नर्व सिस्टम थे जो उनके ईयर से और ब्रेन तक कनेक्ट होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम थी इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, शी वॉज अ डिटरमाइंड एंड अ हार्ड वर्किंग गर्ल, वो क्या थी, एक बहुत मेहनती और किसी चीज़ को मतलब बहुत डिटर्मिनेशन से, हम कहते हैं ना किसी चीज़ में अपनी
मेहनत लगा देना किसी काम को करने में, तो वैसे ही वो बहुत हार्ड वर्किंग थी, ठीक है, बहुत मेहनती लड़की थी। विद हर रॉक स्ट्रॉन्ग विल पावर शी ओवरकम द ऑब्स्टिकल दैट वॉज प्रेजेंटेड बाय नेचर, ठीक है। ऑब्स्टिकल मतलब होता है किसी तरीके की रुकावट, तो जो उनके लाइफ में रुकावट आई कि वो सुन नहीं सकती, ठीक है, उन्होंने इसको एक प्रॉब्लम नहीं समझा, इसको उन्होंने क्या किया, साइड किया एक तरीके से कि नहीं, मुझे इससे बाहर निकलना है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, म्यूजिक में अपना जो फ्यूचर है उसे बनाया, ठीक है। उसके बाद है इन स्पिट ऑफ हर हैंडीकैप शी डिड नॉट वांट टू गिव अप। उन्हें लगा कि उनका गिव अप जो है ये बहुत गलत कदम होगा कि मैं हैंडीकैप हूँ तो मैं गिव अप कर दूँ, नहीं, उन्होंने गिव अप नहीं किया। शी टुक म्यूजिक एज हर पैशन, उन्होंने म्यूजिक को अपने पैशन की तरह लिया, ठीक है। हर टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परसुशनिस्ट रॉन फॉरबेस गाइडेड हर। उसके टीचर्स ने, मतलब जो उनके टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि आप नहीं कर पाओगे, आप कैसे करोगे, ऐसे उन्होंने क्या किया, डिस्करेज किया। लेकिन रॉन फॉरबेस जो थे उन्होंने क्या किया, गाइड किया, क्या किया, गाइड किया, जिससे इनको क्या मिली, मोटिवेशन मिली अपनी लाइफ में कुछ करने की। उसके बाद लास्ट पॉइंट है शी ज्वाइंड अ 3 ईयर कोर्स एट रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपने 3 साल जो थे वो क्या किए, बिताए, और उसके बाद शी कैप्चर मोस्ट ऑफ टॉप अवार्ड्स एट द रॉयल अकेडमी। और उन्होंने रॉयल अकेडमी से जो बहुत मतलब टॉप अवार्ड्स होते हैं वो भी क्या किए, लिए, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ म्यूज़िक सीखा ही नहीं, उन्होंने म्यूज़िक सीखने के साथ साथ बहुत मेहनत भी की कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी और मैं हार नहीं मानूंगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट मल्टीप्लेयर ऑफ ड्रम एंड टेबल्स। शी इज़ द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेशन। आफ्टर दिस शी नेवर लुक्ड बैक, ठीक है। वो दुनिया की बहुत अच्छी, ठीक है, और जो टॉप मोस्ट होते हैं, ठीक है, टॉप मोस्ट लोग उनमें से आती हैं जो ड्रम और टेबल्स को बहुत अच्छे से प्ले करती हैं। शी इज़ द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब अपनी लगन से जो चमकता हुआ सितारा बनता है ना इंसान इस दुनिया में, तो उनमें से एक हैं वो। आफ्टर दिस शी नेवर लुक बैक। और ये सारी चीज़ें होने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के ये नहीं देखा कि मैंने कितनी मेहनत की थी और मैं शायद हार सकती। उन्होंने बस अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा पैशन और अपना पूरा डिटर्मिनेशन उसमें लगा दिया। उसके बाद लास्ट पॉइंट है शी वॉज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु हैं। मतलब वो एक जो उनका जो नेचर है वो नेचर से क्या थी, बहुत दयालु। शी गेव फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स and conducted classes in for young musician, especially handicapped ones। उन्होंने उनका मतलब उनका दिल इतना अच्छा था कि उन्होंने क्या किया कि फ्री कॉन्सर्ट जो है उसमें क्या करती थी कि जो प्रिजन्स होते हैं और हॉस्पिटल, वहाँ जाके लोगों को क्या करती थी कि उनके लिए फ्री कॉन्सर्ट करती कि वो म्यूज़िक सुने, मोटिवेट हों, ठीक है, अपनी लाइफ में वो भी कुछ सोचें अच्छा करने के लिए। और वो क्या करती थी, जो क्लासेस लेती थी वो मोस्टली सोचती थी कि वो जो हैंडीकैप वंस है उनके लिए, कि वो भी मोटिवेट हो अपनी लाइफ में, ठीक है। वैसे तो वो सबको अपने म्यूज़िक को सुनाती थी, लेकिन जो अलग से क्लासेस लेती थी यंग, यहाँ पे आपको लिखा है ना कि क्लासेस इन फॉर यंग म्यूजिशियन स्पेशली हैंडीकैप वन, ठीक है, तो ये मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद इनकी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि वो सिर्फ एक ऐसी इंसान नहीं बनी कि उन्होंने सिर्फ अपने फ्यूचर को सुधारा, बल्कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रेरणा भी दी। जब आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं तो सिर्फ आप अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत होते हैं। आपको देख के ना जाने कितने लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचते हैं कि इस इंसान ने इतनी तकलीफ़ों के बाद भी अपने आप को एक अच्छे लेवल पे ले जाके खड़ा किया, तो इसका मतलब हम भी मेहनत कर सकते हैं, हमें भी कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। वो सुन नहीं सकती थी मगर फिर भी उन्होंने म्यूज़िक को सेंस करके म्यूज़िक की जो खूबसूरती है उसे इतने अच्छे से मतलब दुनिया को बताया कि लोग उनके बहुत
बड़ी मात्रा में फ़ैन है, ठीक है। इसीलिए आपको ये स्टोरी पढ़ाई भी जाती है कि आप भी सीखें कि एक आम इंसान जो है वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ अच्छा कर सकता है अपने लिए, अपनों के लिए, ठीक है, अपने आसपास के लिए। बस उसकी जो चाह है वो ज़रूरी है। अगर आप ये सोचेंगे कि सोसाइटी क्या सोचेगी, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं, ये अच्छा काम है और ये करने से औरों का भी भला होगा, तो वो अच्छा काम है, ठीक है। सोसाइटी आपके बारे में सिर्फ अच्छा सोचेगी। तो इसीलिए कभी भी परेशान ना हो। आप भी ऐसे ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और आप भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो वो अच्छा है। सभी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और सभी की जो एबिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी होती हैं। बस ये आपके अंदर होना चाहिए कि आप अपने लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे ये आपको सोचना पड़ता है, और आपके गोल क्या है ये भी आपको खुद सोचना पड़ता है, ठीक है, कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है। ओके, तो बच्चों, आज की क्लास में अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ये सभी आंसर आपको टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे मिल जाते हैं। अगर आपको टेलीग्राम पे नहीं जाना तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी इन आंसर्स को कर सकते हैं। ओके, और उसके अलावा आपको हर पॉइंट को बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया जाता है कि आपको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना। तो बच्चों, फ्यूचर में ये वर्कशीट हो सकता है आपके बहुत काम आए, ठीक है। इनसे भी आपको क्वेश्चन किए जाएँ तो इन सारी वर्कशीट को आप जो है ध्यान से समझेंगे और इन्हें अच्छे से करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।